आज हम अम्ल, क्षारक व लवण का पाठ 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, जैसे लार खाना खाने से पहले पीएच मान कितना होता है। ठीक है, पीएच मान, ठीक है, पीएच मान कितना होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये कितना होता है। अगर खाना खाने से पहले कहे तो इसका होता है 7.4। इसका होता है 7.4। एक मिनट, 7.4। ठीक है, और खाना खाने के बाद गए तो इसका होता है 5.8। 5.8। ठीक है। अच्छा, नींबू के रस का, नींबू के रस का कितना होता है। नींबू के रस का होता है 2.2। ठीक है, रंग रहित वातित पेय को 6 होता है। ठीक है, गाजर के रस का, गाजर के रस का होता है 4.5 के आसपास। ठीक है, और कॉफ़ी का होता है, कॉफ़ी जो है उसका होता है, कॉफ़ी का, इसका भी गाजर के रस का, गाजर के रस का होता है 5.5। गाजर के रस का याद रखना है 5.5 के आसपास। इसका होता है 4.5 के आसपास। और टमाटर के रस का होता है 3.5 से 4.5, 3.5 से 4.5। ठीक है, और NaOH का तो बताया था मैंने कितना होता है 14। ठीक है, HCl का कितना होता है 1। ठीक है, इतना याद रखना है। देखो, अब इसमें ये तो याद रखना है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है 1.2, नींबू के रस का 2.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क और मैग्नीशियम का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 14। ठीक है, और देखो इसमें हमें कलर पूछे, जैसे मान लो ये है लार का खाना खाने से कलर पूछे, तो खाना खाने से पहले पीएच मान देख लो कितना 7.4 होता है। तो देख लो 7.4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, थोड़ा नीला नीला सा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे कलर देख सकते हैं, इन सबका कलर भर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे पूछिए शुद्ध जल का पीएच मान कैसा हुआ, यहाँ पर नीला होता है तो नीला होगा कलर। ठीक है, देखो और अन्य हमारे 2-4 पीएच मान और हैं, उन्हें और देख लीजिए। ठीक है, जैसे रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है। मानव आंसू का पीएच मान कितना होता है, मानव आंसू का, तो मानव आंसू का पीएच मान, मानव के आंसू का, ये भी हमारा 7.4 होता है। ठीक है, मानव आंसू का 7.4 होता है। ठीक है, पूछिए है टूथपेस्ट का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, टूथपेस्ट का कितना होता है, तो 8 होता है पीएच मान। ठीक है, अच्छा, और टमाटर के जूस का पूछेगा, टमाटर के जूस का कितना होता है, तो होता है 4.2। टमाटर के जूस का कितना होता है, टमाटर के जूस का, टमाटर के जूस का, तो ये होता है 4.2। 4.2। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि हमारा कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, तो कॉफ़ी का याद रखना, कॉफ़ी का जो पीएच मान जो होता है वो होता है 5। ठीक है, इसके बाद पूछेगा हमारा दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान होता है 6.8। ठीक है, इसके बाद पूछता है लार का पीएच मान, सीधे खाना का बाद नहीं कहेगा, उसमें खाना खाने से पहले या खाना खाने से बाद नहीं कहेगा, सीधे सीधा कहेगा लार का पीएच मान कितना होता है 6.4। ठीक है, इतने पीएच मान याद रखने हैं हमें। ठीक है, देखो आगे पढ़ेंगे, यहाँ से देखो इम्पोर्टेंट है ये कहेगा अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन H+ आयन और OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कौन सा अम्लीय है, अगर H+ आयन की मात्रा ज़्यादा हुई तो वो अम्लीय है, अगर OH आयन की OH आयन की मात्रा पाई जाएगी तो वो क्षारक है। ठीक है, देखो अगर अम्ल की मात्रा पाई जाएगी तो उसमें H+ आयन पाए जाएंगे। ठीक है, अगर क्षार की मात्रा यानी क्षारक की मात्रा पाई जाएगी तो OH- पाए जाएंगे। ठीक है, आयन पाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा,
देखो, यदि हम समान सांद्रता वाली यदि हम समान सांद्रता वाली यदि हम समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले देखो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। देखो यहाँ पे एक चित्र देखेंगे हम, पूरा समझ में आएगा। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ 0 मान होता है pH मान, यहाँ पे 14 होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो मान होता है वो कितना होता है 7, ठीक है। यहाँ पे आधा करेंगे तो 3.5, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो कहलाता है ना, 0 से 3.5 का जो pH मान कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रबल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल। ये कहलाएगा दुर्बल अम्ल, ये कहलाएगा दुर्बल अम्ल, ठीक है। 7 से 14 के बीच pH मान यहाँ पे आएगा कितना, कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा इसका आधा, 7 और 14 का आधा आएगा, कितना आएगा 7 और 14 का आधा, 10.5, 10.5, ठीक है, 10.5 यहाँ पे आएगा 10.5, ठीक है, 10.5। तो यहाँ पे 10.5 से 14 तक प्रबल क्षार होगा और यहाँ से यहाँ तक ये दुर्बल क्षार होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दुर्बल क्षार होगा। देखो फिर दोबारा से ठीक है। अगर H+ आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा है, H+ आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा है तो वह प्रबल अम्ल बनेगा, ठीक है। H+ आयन की मात्रा कम है तो वह दुर्बल अम्ल बनेगा, ठीक है। अगर OH- माइनस की सांद्रता बहुत ज़्यादा है तो वह प्रबल क्षार बनेगा, प्रबल क्षार बनेगा। अगर OH- की मात्रा कम है तो वह दुर्बल क्षार बनेगा, इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि हमारे शरीर 7.8, हमारे शरीर का pH मान जो होता है 7 से 7.8 pH परास के बीच होता है, ठीक है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। मतलब पूछा जाएगा कि जो हमारे जो जीवित प्राणी जो होते हैं उनका pH मान या मानव शरीर का pH मान कितना होता है। कई बार पूछा गया है 7.7 से 7.8 pH परास के बीच होता है, ठीक है। अब इससे आगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आगे क्या है कि पूछा वर्षा जल का pH मान कितना होता है। वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कई बार पूछा गया है कि जब 5.6 से pH मान कम होगा तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। या सीधा ये पूछेगा अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, 5.6 होता है। अब इससे आगे भी पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH मान कम हो जाता है, ठीक है। ये पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के pH का मान कैसा हो जाएगा, कम। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, मतलब उनके लिए हानिकारक है अगर pH मान कम हो जाए तो, ठीक है। अच्छा देखो ये बॉक्स पूरा याद कर लेना, ये बॉक्स पूरा पूछा जाता है, पूरा बॉक्स याद कर लेना है, ठीक है। पूरे बॉक्स में देखो फिर दोबारा से मैं इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या क्या है, ठीक है। ये कह रहा है हमारे शरीर का pH मान कितना होता है, 7.7 से 7.8 pH पर, ठीक है। अच्छा अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, 5.6 से कम, 5.6 से कम, ठीक है। इतना याद रखना है इसमें। अब ये पूछा जाता है कि जो अम्लीय वर्षा जब नदी में प्रवाहित हो जाती है तो उसका pH मान कम हुआ ज़्यादा हुआ, तो उसका pH मान कम हो जाता है, pH मान कैसा हो जाता है, कम, ठीक है।
और जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये, अगर पीएच मान कम हो गया तो। ठीक है, यहाँ पे इतना ही। ठीक है, आगे आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एएलपी में। ठीक है, कैसे पूछा है कि शुक्र जो होता है, जो वीनस जो बोलते हैं, शुक्र वीनस जो बोलते हैं, वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। पूछा गया है कि जो शुक्र जो होता है वो, उसका वो जो वायुमंडल है वो मोटे और पीले बादलों से बना है, वो किस वजह से बना है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, H2SO4 की वजह से, H2SO4 की वजह से। ठीक है, ये पूछा गया है आरआरबी एएलपी में। शुक्र यानी वीनस का वायुमंडल मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, किसके कारण? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या है, इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है। इसमें देखो क्या पूछा जाएगा, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान पूछा जा रहा है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कैसे कैसे याद करेंगे? ठीक है, देखो यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर, उदर बोलते हैं पेट से, स्टमक जो होता है हमारा। ठीक है, स्टमक कह दो, पेट कह दो, उदर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा जो पेट है, मैंने अभी बताया था पहले पार्ट में कि उसमें पेट में जो होता है वो HCl मिलता है। क्या मिलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह क्या करता है कि उदर यानी पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। अच्छा, अपच की स्थिति में, मतलब भोजन जब पचता नहीं है, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। मतलब बहुत ज़्यादा अम्ल की मात्रा होगी पेट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर अपच की स्थिति में अगर भोजन पचेगा नहीं तो क्या होगा? HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अम्ल उत्पन्न करेगा, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण उदर में यानी पेट में दर्द जलन का अनुभव होगा। ठीक है, जलन सी होगी। ठीक है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड लेते हैं। ठीक है, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के प्रारंभ में ऐसे उपचार आपने अवश्य सुझाए होंगे। एंटासिड मैंने बताया था कि भाई एंटासिड के रूप में क्या लेते हैं? एंटासिड की अधिक मात्रा में उदासीन करता है। मतलब एंटासिड का काम ये होता है कि अम्ल की मात्रा को उदासीन करने का काम होता है। ठीक है, इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का उल्टा मैंने ये बताया था कि MgOH का अगर होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। इसका दुर्बल क्षारक, ये दुर्बल क्षारक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होता है? अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या याद रखना है, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो हमारे पेट में जलन होगी। जलन होगी तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड का। किसका? एंटासिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, एंटासिड का काम क्या होता है? तो यह भोजन को अम्लीय से उदासीन या क्षारीय करता है। अम्लीय से क्या करता है? उदासीन करता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके रूप में किसका यूज किया जाता है? एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। बस इतना ही याद रखना है इसमें से। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांत के बारे में। ठीक है, मुंह के पीएच का मान 5.6 से कम होने पर दांत का क्षय होने लगता है। यानी अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से
कम होने पर दांत का क्षय होने लगता है। अच्छा, दांतों का सबसे बाहरी जो दिखता है, जो दांत का बाहरी भाग जो दिखता है वो इनेमल होता है, ठीक है। इनेमल, इसे दंत वल्क भी कहते हैं, ठीक है। किसका बना होता है पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रो एक्सी एपेटाइट, एक्सी एपेटाइट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो एक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रो एक्सी एपेटाइट या फिर कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। पूछा जाएगा शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो ये इनेमल ही है। क्या है? इनेमल। अच्छा, ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होने लगता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया मुंह के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से, दंती मंजन उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसके बारे में बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। देखो, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय होने लगता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे दांतों का एनेमल होता है ना, दांतों का एनेमल पूछा जाएगा, दांतों का एनेमल किससे बना होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या इसी का नाम है कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है। पूछा है शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो एनेमल है, ठीक है। ये जल में नहीं घुलता है, जो एनेमल है वो जल में नहीं घुलता है, लेकिन इसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो यह संक्षारित यानी इसका क्षरण होने लगता है। अच्छा, मुंह में क्या होता है, अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो बैक्टीरिया लग जाते हैं मुंह में, ठीक है। भोजन के बाद मुंह अगर कभी कभार साफ नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया लग जाते हैं, इससे पीएच मान कम हो जाता है, ठीक है। इसे भोजन करने के बाद तुरंत साफ करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ये पूछा जाता है जो हम दांत मंजन करते हैं, ठीक है, दांत मारते हैं, वो के उसका उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षार की होती है। क्योंकि हमारा पीएच में बढ़ जाता है, अगर दांत मांजेंगे तो दांत मांजने से क्या होता है, वो क्षारकीय हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है, ठीक है। 2-3 चीज़ याद रखनी है, मेन इंपोर्टेंट है। अगर पीएच मान 5.5 से कम हो गया है तो उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और हमारा इनेमल जो है क्षरण करने लगेगा, ठीक है। इस इनेमल जो होता है कैल्शियम हाइड्रो एक्सी एपेटाइट का बना होता है या कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है, जो कि शरीर का सबसे कठोर। देखो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमें ये पढ़ेंगे पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखो क्या क्या है, पूछा जाएगा जो मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी जो डंक मारती है, मधुमक्खी डंक मारती है तो एक अम्ल छोड़ती है, मधुमक्खी एक डंक मारती है तो एक अम्ल छोड़ती है, ठीक है, अम्ल छोड़ती है, ठीक है। उस अम्ल का नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल, अम्ल का नाम क्या है आगे पढ़ेंगे हम। मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसी फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, मधुमक्खी डंक मारती है तो अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण हमें दर्द और जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा लगा लो तो दुर्बल क्षारक का उपयोग कर लो तो क्या होता है, उससे हमारा जो दर्द है वो कम हो जाता है, जैसे
उपयोग से आराम होता है, मतलब दुर्बल क्षारक मिला दे तो आराम से मिल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ से मधुमक्खी जब डंक मार जाती है तो मधुमक्खी डंक में एक अम्ल छोड़ती है। क्या छोड़ती है? एक अम्ल छोड़ती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? दर्द और जलन होती है। ठीक है, डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करने से आराम मिल जाता है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वो कैसा होता है, कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है? तो याद रखना कैसी होती है, अम्लीय होती है। वो कौन सा अम्ल छोड़ के जाती है? तो मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अगर ये बताओ उस मतलब उसे डंक मारे गए अंग में अगर बेकिंग सोडा लगा लेंगे, बेकिंग सोडा हमारा दुर्बल क्षारक है, उससे आराम मिल जाता है। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है? नेटल का डंक। नेटल का डंक जो होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। नेटल का डंक क्या छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल, जिससे क्या क्या होता है? जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। देखो आगे क्या पढ़ेंगे इसमें। देखो नेटल एक शाकीय पादप है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। कहाँ उपजता है? जंगलों में। ठीक है, जंगलों में उपजता है। अच्छा, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। देखो जो नेटल एक शाखी पौधा है, इस पे क्या होता है? पत्तों पे डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर जो गलती से छू जाएं, अगर शरीर से गलती से छू जाएं तो क्या होगा? दर्द होता है, बहुत ज़्यादा डंक सा लग जाता है उससे। इन बालों में मेथोइनोइक अम्ल होता है। जो नेटल की जो पत्ती होती है उसमें कांटे कांटे से होते हैं, लेकिन बाल बाल से। ठीक है, उसमें एक अम्ल होता है, उसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। उसे क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। इसके कारण दर्द होता है बहुत ज़्यादा। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधों की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। डॉग पौधों की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि भाई नेटल के डंक का इलाज क्या है? जो अम्ल छोड़ जाता है, जो नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाता है, उसका इलाज क्या है? तो देखो उसी के आसपास एक डॉग पौधा पाया जाता है, डॉग। ठीक है, उसकी पत्ती रगड़ के लगा लो जहाँ पे ये चुभा है, नेटल के डंक जहाँ चुभे हैं उसे ये लगा लो, डॉग पौधे की पत्ती। तो उससे क्या होता है? तुरंत आराम मिल जाता है। ठीक है, देखो पौधे अधिकतर नेटल के पास पौधा होता है। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, अनुमान लगा सकते हैं। ये क्षारीय प्रकृति का होगा, इसीलिए तो आराम मिलेगा। भाई ये तो मेथेनोइक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल में अगर हम क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब कोई चीज़ क्षार लगाएंगे, जो हमारा जो नेटल का जो डॉग पौधा है इसकी पत्ती जो है क्षार की प्रकृति होगी, जभी तो हमें आराम मिलेगा। ठीक है, इतना ही है इसमें। आगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा बॉक्स इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पूरा बॉक्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये पूरा बॉक्स इम्पोर्टेंट है, पूरा पूरा पूरा। ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाता है इसमें। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पूछा जाएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसीटिक अम्ल। सिरका में एसीटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टाइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल कह दे या फॉर्मिक अम्ल कह दे, एक ही बात है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल कह दे या फॉर्मिक अम्ल। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसीटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टाइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे इतना ही है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कहाँ से है? यहाँ से देखो क्या पूछा जाता है। देखो प्रबल अम्ल, अभी मैंने बताया था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब भाई जिसका पीएच मान 7 होगा वो कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक के विलयन का पीएच मान, यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से
और यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कैसे कैसे याद रखेंगे देखो अभी बताता हूँ। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक कि लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 7 होगा तो उदासीन होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब जब प्रबल अम्ल और द्रवल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 से कम है। भाई प्रबल अम्ल और द्रवल क्षारक, प्रबल अम्ल और द्रवल क्षारक का पीएच मान 7 से कम है, वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, वहाँ पे था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, तब पीएच मान 7 था। या प्रबल अम्ल और द्रवल क्षारक, ये पूछा जाता है जब प्रबल अम्ल और द्रवल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम है। ये पूछा जाएगा। देखो प्रबल अम्ल और द्रवल क्षारक के लवण का पीएच मान कितना होता है, प्रबल अम्ल और द्रवल क्षारक, प्रबल अम्ल और द्रवल क्षारक का पीएच मान 7 से कम होता है। ये कैसे प्रकृति होंगे, ये अम्लीय प्रकृति होंगी। ठीक है, ये यार क्या, ठीक है, अब देखो प्रबल क्षारक द्रवल अम्ल, प्रबल क्षारक द्रवल अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होगा, ये क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक, तो 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का पीएच मान 7 होता है, ये उदासीन होता है। प्रबल अम्ल और द्रवल क्षारक का पीएच मान 7 से कम होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। प्रबल क्षारक या द्रवल अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है। बस इतना ही करना। ठीक है, देखो भाई साधारण नमक के बारे में क्या है, इसमें तो कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। साधारण नमक में क्या है, साधारण नमक का फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ से, देखो साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। ठीक है, देखो क्या क्या कच्चा पदार्थ, क्या क्या चाहिए हमें इनके लिए। देखो इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ के लिए उपयोगी होता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण होगा जब भी साधारण नमक प्रयोग होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूड़ आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। ठीक है, तो देखो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि मतलब इनमें से किसके लिए NaCl उपयोग नहीं है, तो उपयोग किसके लिए वो देता है, उसमें उपयोग नहीं है वो भी देता है, तो उपयोग नहीं है उस पर टिक लगाना। देखो किस किस के लिए उपयोगी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोगी है, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूड़। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूड़। ठीक है, ठीक है, दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूड़, चारों चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चारों चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, देखो मैं बताऊंगा अभी। सोडियम, देखो पहले चित्र से समझाऊँ, पहले थ्योरी देखो कैसे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड अभी बताया था, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl कि जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो पूछा जाएगा कि जो नमक है उसका जलीय विलयन लो, यानी नमक में जल की मात्रा मिलाओ तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, दोबारा से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा देखो इसका निर्माण कैसा होता है, जैसे NaCl है। ठीक है, NaCl की आपस में क्रिया कराएंगे जल के साथ, NaCl की जल के साथ क्रिया कराएंगे तो NaOH, Cl क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन कौन सी गैस का निर्माण होता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और NaOH का निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कई बार पूछी गई है अभिक्रिया। ठीक है, कई बार कि नमक में अगर जल मिलाएंगे तो किसका निर्माण होता है, NaOH, Cl2 और H2 का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखो क्लोरीन, जो क्लोरीन, देखो क्लोरीन गैस एनोड पर,
याद रखना, क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखो, ठीक है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। भाई कैथोड पर एक तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा जी, तीनों चीज़ें बनती हैं। देखो कैसे कैसे बनेंगी, अब चित्र द्वारा समझेंगे हम। जैसे ये हमारा चित्र है, देखो यहाँ से देखो, नमक का घोल है, इसमें जल है, इसमें क्या है, जल। ये हमारा टैंक है, इस टैंक में क्या है, जल, इस टैंक में क्या है, जल। अच्छे से समझ लेना टैंक के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें देखो, ये नमक का घोल है, इसमें पानी है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। फिर यहाँ पे देखो होता क्या है, होता ये है कि जो एनोड है, ये क्या है हमारा, एनोड, एनोड की तरफ कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना कि एनोड की तरफ कौन सी गैस निकलती है, तो एनोड की तरफ क्लोरीन गैस निकलती है। अच्छा कैथोड की तरफ कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड की तरफ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, और पूछा जाता है कैथोड की तरफ और क्या निकलता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सीधा सीधा यही क्वेश्चन बने हुए हैं कि कैथोड की तरफ कौन सी गैस निकलती है और एनोड की तरफ कौन सी गैस निकलती है। कैथोड की तरफ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड की तरफ कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो भी कैथोड की साइड ही निकलती है। ठीक है, तो देखो अलग अलग क्वेश्चन कैसे बने। जैसे पूछा जाएगा क्लोरीन का निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है, जो क्लोरीन है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो याद रखना जल की स्वच्छता में, जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, पीवीसी में, रोगाणुनाशक में, सीएफसी में, कीटनाशक में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पूरा क्लोरीन गैस के लिए। क्लोरीन गैस पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन बनता है इसमें से। ठीक है, एनसीईआरटी में से एक एक क्वेश्चन बनता है, अच्छे से कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, जल की स्वच्छता के लिए स्विमिंग पूल, पीवीसी, रोगाणुनाशक, सीएफसी और कीटनाशक में। ठीक है, अब देखेंगे जो हाइड्रोजन गैस है, देखो इसका उपयोग कैसे होता है। देखो हाइड्रोजन गैस है, इसका निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है। देखो ईंधन में मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया, ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है, ईंधन में मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देखो इससे आगे क्या पूछा जाएगा। जैसे NaOH है हमारा, ठीक है, NaOH है, इसका निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो NaOH है, इसका निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है। देखो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज़ बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूरा याद कर लेना। ठीक है, कि NaOH का निर्माण कहाँ पे होता है, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक में, कागज़ बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर में। ठीक है, एक बार और देख लेना इसमें, जैसे क्या क्या पढ़ेंगे। देखो नमक है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, NaCl है, इसकी क्रिया हम जल के संग कराएंगे, इसमें क्या होगा, तो विद्युत प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इसमें NaOH और क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण जो होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है कैथोड की साइड, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है एनोड की साइड, NaOH का निर्माण होता है कैथोड की साइड। ठीक है, ठीक है, इतना ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे आगे क्या है, अब आगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, व्यंजक चूड़। ठीक है, व्यंजक चूड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, व्यंजक चूड़ के बारे में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में अलग अलग। ठीक है, देखो क्या याद रखना है, व्यंजक चूड़ जो होता है ना, उसका फॉर्मूला याद रखना, CaOCl2, CaOCl2, ऐसे याद रखना, किताबी तरह से मत याद, CaOCl2 ऐसे याद रखना, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करेंगे। देखो
आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड अभी जो पढ़ा था NaCl, विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। उसमें क्या हुआ था, क्लोरीन का निर्माण हुआ था एनोड साइड। ठीक है, क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूड़ के उत्पादन के लिए किया जाता है। जो क्लोरीन गैस होती है उसका निर्माण किसके लिए किया जाता है, व्यंजक चूड़ के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा, शुष्क बुझा चूना, जो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी पढ़ा था हमने, दूसरी या पहली कक्षा में पढ़ा था। ठीक, कि बुझा हुआ चूना जो होता है उसका पीएच, वो बुझा हुआ चूना उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, पर क्लोरीन की क्रिया से, मतलब बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है। ठीक है, व्यंजक चूड़ को फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2 याद रखना, CaOCl2। ठीक है, अच्छा देखो वो ये अभी है, देखो बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जल और CaCl2 का निर्माण होता है। CaCl2 का निर्माण क्यों हुआ भाई, गलत सा लग रहा है। देखो मैं बताऊँ कैसी अभिक्रिया होती है। जैसे मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे होती है देखो, जैसे बुझा हुआ चूना लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और क्लोरीन की संक्रिया होती है। ठीक है, तो CaOCl2 इसे व्यंजक चूड़ कहते हैं, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, व्यंजक चूड़ बोल दो, इसे ब्लीचिंग पाउडर, ये फॉर्मूला होता है, इसका निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इतना याद रखना है। ठीक है, ठीक है, वो अभिक्रिया थोड़ी गलत सी दिख रही है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के संग कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये याद रखनी है। ठीक है, ये हमें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसमें CaCl2 का निर्माण होता है, CaCl2। ठीक है, चलो देखते हैं। और देखो इसके उपयोग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे इम्पोर्टेंट है देखो, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे व्यंजक चूड़ है, जो हमारा व्यंजक चूड़ है, ठीक है, व्यंजक चूड़ को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अच्छा, व्यंजक चूड़ को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के व्यंजक के लिए किया जाता है। तो देखो पहला उपयोग ये है कि वस्त्र उद्योग में, सीधा सीधा ये पूछ लेगा वस्त्र उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, तो व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। सूती या लिनेन के व्यंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा में एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के व्यंजक के लिए व्यंजक चूड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कई रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, याद रखना किसके रूप में, उपचायक के रूप में, कई रासायनिक उद्योग में उपचायक पूछा जाता है। उसमें दे देगा कन्फ्यूज करके लेने के, अपचायक फपचायक ऑक्सीकरण फॉक्सीकरण करके दे देगा, तो हमें उपचायक लगाना है। ठीक है, उपचायक कह दे चाहे ऑक्सीकारक कह दे, एक ही बात होती है। ठीक है, उपचायक कह दे चाहे ऑक्सीकारक कह दे, एक ही बात होती है। ठीक है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए कौन किसका निर्माण किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, या व्यंजक चूड़, एक से ही व्यंजक चूड़ और ब्लीचिंग पाउडर एक ही बात होती है। ठीक है, तो तीन उपयोग हैं, तीनों उपयोग अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, ठीक है, वस्त्र उद्योग में, साफ सफाई में, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा में, कई रासायनिक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में। ठीक है, इतना ही है इसमें। अब आप बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा है ये। ठीक है, बेकिंग सोडा इसी का बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन एन ए एच सी ओ थ्री, एन ए एच सी ओ थ्री, एन ए एच सी ओ थ्री, एन ए एच सी ओ थ्री। ठीक है,
NaCO3 ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो देखो ये रहा NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। देखो इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे हम। देखो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने, मतलब पूछा जाता है कि रसोई में उपयोग जो किया जाता है वो किसका किया जाता है? बेकिंग सोडा का। किसका किया जाता है? बेकिंग सोडा का। अच्छा, आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए, मतलब खाना जल्दी पकाना है तो किसका उपयोग? बेकिंग सोडा का। स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े जो बनाने स्वादिष्ट स्वाद के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन यौगिकों का नाम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी अभी बताया था मैंने, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। देखो कैसे किया जाता है बता रहा हूँ। जैसे हमारा नमक है, हमारा क्या है? नमक जल की संक्रिया करेगा। नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये अमोनिया गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जल है, ये नमक है, ये आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है। कौन कौन से? नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है। तो किसका निर्माण होगा? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3, ठीक है। तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई एग्जाम में आई हुई है कि देखो नमक ले लो, जल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस ले लो। इन चारों के द्वारा किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3, और NH4Cl का निर्माण, अमोनियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा था हमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। अब इसमें क्या होता है? इसका उपयोग अम्ल और क्षारकीय विलयन करने के लिए दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है, ये पूछा जाता है। ये कैसा लवण है? तो एक दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करेंगे, अब देखो आगे पढ़ेंगे। बस ये पूछा जाएगा, दुर्बल असंक्षारकीय क्षारकीय लवण है ये, ठीक है, पूछा जाएगा। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से कि दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा है? दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है, दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है ये, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करते हैं, देखो गर्म करेंगे तो क्या होगा? देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, बेकिंग सोडा, इसे ही बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे याद रखना। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे देखो ट्रिक बताना चाहूँगा एक, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई, तो बाई जो बताओ, बाई खाना कहाँ का बनाती है? किचन में। ऐसे बाई से याद रखना है, बाई से याद रखना है कि ये इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ पे किया जाएगा? खाना पकाने के लिए, ठीक है। मैंने बताया था खस्ता पकौड़े में, और क्या बताया था? खाने को जल्दी पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बाई से याद रखना, खाने से संबंधित है इसी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। अब याद रखना, बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे गर्म करेंगे हम, ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। Na2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। मैंने अभी बताया था पकौड़ी वगैरह में, खस्ता पकौड़ी में कोई चीज़ फुलानी हो जब किया जाता है, ठीक है, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें याद रखना सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो एक गैस बनती है, गैस पूछी जाती है, इस गैस का क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। पूछा जाता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ठीक है। अब
बेकिंग सोडा का उपयोग देखेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, देखो बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। बेकिंग सोडा ये बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टाइट्रिक अम्ल मिला दो। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बेकिंग सोडा में टाइट्रिक अम्ल मिला देंगे तो किसका निर्माण होता है, तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। बेकिंग पाउडर अलग है और बेकिंग सोडा अलग है, ठीक है। बेकिंग सोडा में अगर हम टाइट्रिक अम्ल मिला देंगे तो किसका निर्माण होता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, ठीक है। जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। ये पूछा गया है कि ये कैसा होता है, मंद खाद्य अम्ल होता है, मंद खाद्य अम्ल होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। देखो जो बेकिंग पाउडर है NaCO3, बेकिंग पाउडर वो बेकिंग सोडा है, H प्लस आयन के संग क्रिया करेगा, H प्लस आयन के संग क्रिया करेगा तो CO2H2O जल अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। CO2 जल और अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, ठीक है। देखो इसमें से RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन बना था, कैसे बना था मैं बताता हूँ भाई। जैसे ये दे रखा था, वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा था, ऊष्मा भी दे रखी थी। और देखो इसमें ये नहीं था, ये वहाँ पे पूछा था इसमें इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, ये केवल जल दिया था, ठीक है। तो याद रखना इसकी जगह क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसकी जगह क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या आएगा, क्या क्या, ठीक है। ऐसे पता कर लेंगे भाई, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछा गया था वहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आते हैं, ठीक है। देखो उपयोग इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके उपयोग में और क्या है। देखो पावरोटी और केक खमीर में को मुलायम या स्पंजी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है, क्या कहना चाह रहा है ये सब किया। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है, उठाया जा सकता है, उठाया जा सकता है मतलब फुलाया जा सकता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे उठाया जा सकता नहीं होगा, मतलब कोई रोटी पाव रोटी फुलानी है, केक वगैरह फुलानी है, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। क्षार के होने के कारण यह अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है, ठीक है। एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, पूछा जाता है। एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताया था मैंने, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग भी कहाँ पे किया जाता है, एंटासिड के रूप में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आग बुझाने में भी किया जाता है, ठीक है। तो यह फायर एक्सटेंशन में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसी का किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब आगे पहुँचते हैं, दावन सोडा। दावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, 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 ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। जैसे Na2CO3 10H2O धोने का सोडा बोलते हैं, इसे दावन सोडा कहते हैं, धोने का सोडा, इसी बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसी का बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी बोलते हैं ग्लोवर लवण, इसी क्या बोलते हैं ग्लोवर लवण, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे दावन सोडा या धोने का सोडा बोलते हैं, इसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, इसे ग्लोवर लवण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो कई नाम बता दिए मैंने। Na2CO3 10H2O धोने का सोडा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, मैंने बताया था। ये सब तीनों चारों चीज़ जो होती है सोडियम क्लोराइड से प्राप्त की जाती है, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा को गर्म किया जाए, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाए सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट पूरा क्रिस्टलीकरण से दावन सोडे का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं याद करना, इसमें पानी के जल अणु 10 अणु मिल जाते हैं, इससे
धावन सोडे का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, याद रखना जो धावन सोडा है ना, जो धावन सोडा है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये एक क्षारकीय लवण है। ये कैसा लवण है? क्षारकीय लवण है। कैसा लवण है? क्षारकीय लवण है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, इसके उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपयोग तो मान ली क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, उपयोग से उपयोग से ये बन जा, ठीक है बन गया। और देखो सबसे पहला उपयोग ये है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। तीनों चीज़ याद रखनी है, कांच में, साबुन में और कागज में। कांच में, साबुन में और कागज में धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? कांच में, साबुन में और कागज में। दूसरा पॉइंट ये है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये धावन सोडा। ठीक है, बोरेक्स के निर्माण में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में। ठीक है, जल की स्थायी कटुता को हटाने के लिए। तीनों चीज़, चार चीज़ें, चारों चीज़ों को याद रखना है कि कांच में, साबुन में, कांच में, साबुन में, कागज में। ठीक है, बोरेक्स निर्माण में और साफ सफाई में, घर की साफ सफाई में, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धावन सोडा या सोडियम का। एक और बार इसके कई नाम है, इसके नाम बता दूँ। ठीक है, देखो सोडियम कार्बोनेट, पहला नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसी बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी बोलते हैं ग्लोवर लवण, इसी क्या बोलते हैं? ग्लोवर लवर, इसी बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा यहाँ तो समझ आ गया। ये उपयोग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उपयोग। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ेंगे। आगे क्या देखो, आगे ये है, देखो कहाँ से पढ़ेंगे, देखो यहाँ से, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीय जल कहते हैं। पूछिए क्रिस्टलीय जल कैसे किसे कहते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीय का जल कहते हैं। क्रिस्टलीय का जल किसे कहते हैं? कि हमारे जैसे जल की मात्रा कितनी है, जैसे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? CuSO5H2O। इसमें जल की मात्रा कितनी? 5। ये जल की मात्रा वो होती है जो इसे क्रिस्टलीय जल कहते हैं। जल की मात्रा कितनी? 5। जैसे ये है धावन सोडा बोलते हैं Na2CO3 10H2O, तो इसमें जल की मात्रा कितनी है? 10। इसमें जल की मात्रा कितनी है? 10। इसी बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। तो याद रखना, जल के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीय जल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO NaSO Na अरे क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2 2H2O। ठीक है, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है, अच्छा देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्माण होता है। देखो जिप्सम को 373 केल्विन, या तो 373 कह देगा, या इसे सेल्सियस में बदलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस कह दे या 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूड़ है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस प्राप्त करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखो क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे जिप्सम में। ठीक है, तो यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है और किसका निर्माण होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, ये बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। ठीक है, अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूड़ है जो जल में मिलाने पर या पुनः
जिप्सम बन जाता है, जल में मिलाया दो फिर दोबारा जिप्सम बन जाता है। तो ये अभिक्रिया सीखेंगे। प्लास्टर ऑफ, ये हमारे क्या है, CaSO4 1/2 H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, इसमें 3/2 जल की मात्रा मिलाएंगे, 3/2 जल की मात्रा, तो ये जिप्सम बन जाती है। ठीक है, उल्टा करेंगे तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें क्या है, CaSO4, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के अणुओं के साथ साझेदारी करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, क्या है रखना, CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के अणुओं के साथ साझेदारी करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावटी सामान में, सतह को चिकना बनाने के लिए। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है CaSO4 दो सूत्र इकाई जल के अणुओं के साथ साझेदारी करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है खिलौना बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, सतहों को चिकना करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट को अर्धहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। इतना ही है, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।